प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना टॉपिक है उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में हम लोग इस पाठ में सीखेंगे। इस पाठ में उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। उपयुक्त सूक्ष्मजीव में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और कीड़े के बारे में है। और दूसरा जो उपद्रवी सूक्ष्मजीव है क्लस्ट्रिडियम और अन्य सूक्ष्मजीव। ये दो प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं जो एक अपने लिए फायदेमंद है, यूजफुल है, और दूसरा क्या है, हार्मफुल है। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों जो उपयुक्त सूक्ष्मजीव हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे आसपास सर्वत्र कह लीजिए चारों तरफ हमारे आसपास सूक्ष्मजीव दिखाई देते हैं, माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, दोनों प्रकार से हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उससे हम देखते हैं। कुछ हम एक्टिविटी आपको बताएंगे, उसको आप करके देख सकते हैं। आप अपने घर में भी करके उसको देख सकते हैं। हमारे खाने पीने की सामग्री में बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लैक्टोबैसिलाई जो उपयुक्त सूक्ष्मजीव हैं इसके बारे में करेंगे। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाई भी बोलते हैं इसको। आप इसको कैसे करके देखेंगे बच्चों, देखिए ताजा छाछ की एक बूंद स्लाइड पर ले लें। स्लाइड आपके घर पे तो नहीं होगी, आप जब प्रयोग करने जाएंगे आपकी प्रयोगशाला में मिलती है। इस एक बूंद छाछ ले लें स्लाइड पर, उस बूंद की एक पतली परत बनाएं, उस पर मिथिलीन ब्लू अभिरंजक की एक बूंद डालकर आच्छादक कांच से उसको रखें। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की 10x लेंस और तत्पश्चात उच्च क्षमता वाली 60x लेंस से उसका आप निरीक्षण करेंगे। ये लेंस ऊपर नीचे करने के लिए उसमें सूक्ष्मदर्शी में बना होता है। जब आप प्रयोगशाला में अपनी जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि तीली जैसा, ये देखिए ये सूक्ष्मदर्शी है। इससे जब आप ये स्लाइड है यहाँ पर, ये देखिए स्लाइड है यहाँ पर, ये स्लाइड यहाँ पर रखेंगे। ऊपर से आप ये नेत ऊपर से देखेंगे, एक कांच की पट्टी है इस पर रख करके, तो आपको जो जीवाणु, जो सजीव, नीले रंग की तीली जैसा सजीव जो होता है हलचल करता हुआ आपको मिलेगा। नीले रंग के तीली जैसे सजीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। इन जीवाणुओं का नाम
इन जीवाणुओं का जो नाम है वो है लैक्टोबैसिलाई। इनका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलाई। और ये कैसे होते हैं बच्चों? ये आयताकार होते हैं। ये कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। लैक्टोबैसिलस अनाक्षी जीवाणु है, अर्थात ये बगैर ऑक्सीजन के भी अनाक्षी जीवाणु है। ये बगैर ऑक्सीजन के भी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के। लैक्टोबैसिलस अनाक्षी जीवाणु है, ये बगैर ऑक्सीजन के भी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। इनका आकार कैसा होता है बच्चों? देखिए, आयताकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? लैक्टोबैसिलाई हैं, इनका आकार आयताकार होता है। इनका आकार एक कैसा होता है? यहाँ पर देखिए, आयत के आकार का है। आप इनको सूक्ष्मदर्शी से, ये देखिए, छाछ की एक बूंद ले लो स्लाइड पर और उस पर मिथिलीन ब्लू अभिरंजक की बूंद डाल दो और उसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आपको नीले रंग की तीली जैसे सजीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो सजीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं ये लैक्टोबैसिलस हैं। ये आयताकार होते हैं, अनाक्षी जीवाणु है, अर्थात ये बगैर ऑक्सीजन के भी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। बच्चों, हमारे घर में दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। तो दही बनने में जो सूक्ष्म जीव काम करते हैं, जो सूक्ष्म जीव उसमें भाग लेते हैं, माने दूध को दही में परिवर्तित करने में, आपने देखा होगा दूध को जमाने के लिए उसको थोड़ा हल्का गर्म भी रखते हैं, उसमें जावन डालते हैं, मतलब दही डालते हैं, तब वो जमता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये लैक्टोबैसिलाई के ही होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? लैक्टोबैसिलाई के होते हैं। लैक्टोबैसिलाई के होते हैं जीवाणु। दूध से दही कैसे बनाते हैं? इसमें इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से क्या होता है? लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। इसके कारण दूध का जो पीएच मान है वो कम होता है और दूध के प्रथिनों का अष्कंदन होता है। इसके कारण दूध के प्रथिन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं। इसे ही दूध का दही में रूपांतरण होना कहते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा का किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण करते हैं। इसके कारण दूध का पीएच कम हो जाता है और दूध के प्रथिनों का अष्कंदन होता है। इसके कारण दूध के प्रथिन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं। इसे ही दूध का दही में रूपांतरण करना कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही को विशिष्ट खट्टा स्वाद मिलता है। दही में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। उसका पीएच कम होने के कारण दूध के अन्य घातक जीवाणुओं का क्या होता है? विनाश होता है। पीएच मान अगर कम हो जाता है तो दूध में जो जीवाणु होते हैं घातक, उनका विनाश हो जाता है। इस प्रकार से दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनता है? दही। ये देखिए, दूध से जम करके क्या हो जाती है? दही। तो जब तक आप उसमें लैक्टोबैसिलस के जीवाणु नहीं जाएंगे तब तक वो कन्वर्ट नहीं होता है। और जो ये सूक्ष्म जीव है
वो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। इसी प्रकार से बच्चों, आपने डॉक्टर के पास गया होगा, आपको कब्ज रहती है तो आपको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, दूध मत पियो लेकिन छाछ पियो। तो क्योंकि छाछ क्या करता है, उसमें जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं, आपको फायदा करते हैं। उसमें कौन सी अम्ल होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण उसका स्वाद मट्ठे का भी, दही का भी स्वाद खट्टा आता है। लैक्टोविलेस जीवाणुओं के उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या हैं? दही, छाछ, घी, पनीर, चीज, श्रीखंड जैसे अनेक पदार्थ दूध की किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। नंबर 2, शीडार, कोको, सब्जियों के अचार आदि पदार्थों का बड़े पैमाने में उत्पादन करने के लिए लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया उपयुक्त है। पाचन संस्थान के कार्य में खराबी आने पर लैक्टोबैसिलस और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव साथ आकर क्या करते हैं, उपचार करते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ी है, अपचन है, तो छाछ पीने के लिए डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोबिलस है, सूक्ष्म जीव, उससे जो होता है उसका उपचार होता है। गाय भैंस को दी जाने वाली बिनौले की खली वो वास्तविक में लैक्टोबैसिलाई की सहायता से खटास उत्पन्न किया हुआ अन्न पदार्थ है। मद्यार्क निर्मित तथा कुछ प्रकार की डबल रोटी बनाते समय लैक्टोबैसिलाई किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के उपयोग, ये क्या था बच्चों, लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के उपयोग। इसको खोजिए, इसको आप देखेंगे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु कितने उद्योगों को बढ़ावा देते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु कितने उद्योगों को बढ़ावा देते हैं और प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होने वाले प्रदेशों में कौन कौन से गृह उद्योग और कारखाने शुरू हो सकते हैं? तो बच्चों, जिस उद्योग में कोई भी सामान अगर बनाना है, खटास उत्पन्न करना है, तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होने पर दही, छाछ, घी, पनीर, चीज, श्रीखंड, ये जितने भी पदार्थ बनने वाले हैं, यहाँ तक कि आपने देखा गाय भैंस की जो बिनौला, जो खाने का पदार्थ होता है, उससे दूध ज्यादा देते हैं, उसमें भी खटास उत्पन्न करने के लिए ये लैक्टोबिलस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं राइबोजियम सहजीवी जीवाणु। राइबोजियम सहजीवी जीवाणु इसको करके हम देख सकते हैं। करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। विज्ञान है, हम करके सीखते हैं। मेथी, मूंगफली, सोयाबीन अथवा किसी दलहन का पौधा लेकर 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्रवण से उसको निर्जंतुक कीजिए। माने मेथी, मूंगफली, सोयाबीन, इसमें से किसी भी दलहन का एक पौधा ले लो
और 3 से 5% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, उसको डालकर उसको निर्जंतुक कीजिए। बाद में आप उसको क्या करो, बाद में 70% इथाइल एल्कोहल के द्रवण में 4-5 मिनट तक रखें। निर्जंतुक पानी से स्वच्छ कीजिए और गांठों के बहुत ही पतले फांक कीजिए। एक अच्छी फांक सैफरिन के तनु द्रवण में 2-3 मिनट रखें। स्लाइड पर फांक रखकर आच्छादन कांच रखें और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको निरीक्षण कीजिए। एक गुलाबी डंडियां, जो डंडियां होगी उसकी एक गुलाबी डंडियों जैसे बेलाकार सजीव राइजोबियम जीवाणु है। यह जीवाणु देखने के लिए हमें दलहनों के पौधों की जड़ों की गांठ ढूंढनी पड़ेगी। उन वनस्पतियों को राइबोजियम से लाभ होता होगा या हानि, हम देखेंगे। ये देखिए चित्र है, ये सोयाबीन है, ये भी दलहन की है। सोयाबीन की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठें, सोयाबीन की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठी, देखिए गांठी ये दिखती है, राइजोबियम है। इसको जैसे जैसे कहा गया है इस आप क्रम से करते जाएंगे तो आप देखेंगे एक गांठों की ये संवहनी ऊतक है, एक बैक्टीराइड है, यहाँ पर एक गांठों की वृद्धि दिखाया है, एक कोश का विभाजन दिखाया है यहाँ पर, और ये जीवाणु संसर्ग है, यहाँ ये संसर्गित मूल रोम है, एक कोश का विभाजन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोश का विभाजन। तथा राइजोबियम सहजीवी जीवाणु। राइजोबियम का कार्य और महत्व क्या होता है? महत्व, जड़ों पर गांठ में रहने वाले राइजोबियम उस पौधों को नाइट्रेट तथा अमीनो अम्लों की आपूर्ति करते हैं। गांठ में रहने वाले, जो गांठ होती है वहां पर रहने वाले राइजोबियम उस पौधे को नाइट्रेट तथा अमीनो अम्लों की आपूर्ति करते हैं। उसके बदले पौधे से कार्बोज पदार्थों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को फायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सहजीवन कहते हैं। राइबोजियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की यौगिक बनाते हैं, परंतु इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली तथा अन्य दलहनों जैसे शिम्बा वर्गीय फलियां वनस्पतियों की अतिथि के रूप में आवश्यकता होती है। राइजोबियम के बनाकर दिए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहन प्रोटीनों का अच्छा स्रोत साबित होता है। दलहनों की फसलों की समाप्ति होने पर उनकी जड़ें तथा पौधे का कुछ भाग विचार पूर्वक मिट्टी में मिलाकर जीवाणुओं की मात्रा कायम रखी जाती है, और राइजोबियम के कारण रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है। अतः रासायनिक खादों के दुष्परिणाम टाले जा सकते हैं। खादों की खरीद का खर्चा कम होने के कारण किसानों को फायदा होता है। बच्चों, इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसमें फसलों की अदला बदली, एक ही फसल उसमें बार बार नहीं उगाते हैं, माने फसल अलग अलग करके उगाते हैं। उसमें दलहन वाली फसल अगर आप उगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है उसकी बढ़ती है। नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है वो बच्चों क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए जमीन, जो भी उपजाऊ जमीन है
उसमें फसलों को अदल बदल के लगाना चाहिए। आजकल बुआई के पहले से ही बीजों को राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर उसमें लगाया जाता है बीजों में। बुआई के बाद यह राइजोबियम जीवाणु पौधे में प्रवेश करते हैं। इस पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहते हैं। यह प्रयोग दलहनों के साथ साथ तृण धान्य और अन्य फसलों को भी नाइट्रोजन की आपूर्ति करने हेतु उपयुक्त होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कीड़ों पर, जिसको ईस्ट बोलते हैं। कीड़ों या ईस्ट करें और देखें। एक कृति है, करें और देखें। कृति में क्या है बच्चों? बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट लेकर आए। बाजार में एक्टिव ड्राई ईस्ट मिलता है। एक बोतल में 1 चम्मच ईस्ट, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएं। बोतल के मुंह पर एक रंगहीन पारदर्शक गुब्बारे कसकर बिठा दें। 10 मिनट बाद कौन कौन से बदलाव दिखाई दिए आप उसको देखिए। होता क्या है कि गुब्बारे में जमा हुई गैस में कली चूना मिलाएं। यह कली चूना बीकर में लेकर परीक्षण कीजिए क्या दिखाई दिया। बोतल के द्रवण की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर आच्छादित कांच रखें और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण कीजिए। बोतल का द्रावण संभाल कर रखें। तो स्लाइड पर इस प्रकार से इसको अगर करेंगे आप, तो स्लाइड पर लंब वृत्ताकार रंगहीन कवक कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इन कोशिकाओं पर छोटे वृत्ताकार भाग चिपके हुए दिखाई देंगे। यह ईस्ट की नई बनती हुई कोशिकाएं हैं। प्रजनन की इस अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। जो एक नई कोशिकाएं बनती हुई दिखाई देती हैं, कैसे होती? प्रजनन के कारण होती है। तो प्रजनन की इस अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं। कीड़े एक परपोषी कार्बनी पदार्थों पर वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। कीड़े यह एक कोशिकी कवक है। एक कोशिकी कवक है। उनकी लगभग 1500 प्रजाति अस्तित्व में है। कीड़े कोशिका दृश्य केंद्रकी की प्रकार की होती है। ऊपर दिए गए प्रयोग में चीनी के द्रव में स्थित कार्बनी पदार्थों के कारण ईस्ट की वृद्धि होती है और प्रजनन शीघ्रता से होता है। प्रजनन क्या होता है? शीघ्रता से होता है। अपना पोषण करते समय डिंब कोशिका विलयन के कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करती है। इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम किण्वन है, इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। बच्चों आगे बहुत ही रोचक है, डबल रोटी कैसे बनती है? ब्रेड कैसे बनती है? तो कीड़ों के प्रयोग में हमने बोतल में जो द्रावण बनाया था उसका उपयोग कर हम डबल रोटी कैसे बनाई जा सकती है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और डबल रोटी बनाए। और डबल रोटी जब आप देखते हैं ना उसमें जाली जाली रहती है। डबल रोटी आप खाते हैं, निरीक्षण उसका कीजिए, जाली जाली रहती है। और वो किसके कारण से ऐसा होती है बच्चों? तो डबल रोटी आटे की ही बनती है। आटे में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट मिलाने से
ये किण्वन की प्रक्रिया होती है और उस आटा जो होता है क्या, एक उच्च तापमान पर फूल जाता है। उसके बीच में झिल्ली जो बनती है ना, वो गैप हो जाती है, मतलब उसके बीच में जगह बन जाती है। जालीदार। अगर आप कारखाने में कहीं जहां पर ब्रेड बनता है आप जाएं तो वहां पर उसका निरीक्षण करके आप देख सकते हैं। आप जानते हैं शक्कर के कारखाने में शक्कर के साथ साथ अधिकतर अल्कोहल का भी उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस का सीरा निकलता है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में कार्बोज पदार्थ होते हैं। शीरा में सैकरोमाइसिस कीड़े मिलाकर उसका किण्वन किया जाता है। इस प्रक्रिया में इथेनॉल एल्कोहल के प्रमुख उत्पाद और ईस्टर और अन्य अल्कोहल अन्य उप उत्पाद भी मिलते हैं। इथेनॉल से बच्चों स्पिरिट, मद्यार्क और अन्य रसायन प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार इथेनॉल धूम्र विरहित उच्चतम दर्जे का ईंधन भी है। इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए गन्ने के शीरे की तरह मक्का और जौ जैसे अन्य धानों का भी उपयोग किया जाता है। अंगूर के रस में होने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं का भी ईस्ट की सहायता से किण्वन किया जाता है और पाए गए अल्कोहल से वाइन नामक पेय बनाया जाता है, जिसको हम शराब कह सकते हैं, वाइन। अंगूरी, उसमें अंगूर भी छपा रहता है कभी कभी बोतल में, देखिए अंगूर के रस में होने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये शर्कराओं का भी ईस्ट की सहायता से किण्वन किया जाता है और पाए गए अल्कोहल से वाइन बनाया जाता है। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, ये क्या है? एंटीबायोटिक का आप नाम सुने हो। आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाई देता है। तो बुखार हमको होता क्यों? एंटीबायोटिक दवाएं हैं, एक टैबलेट है, कैप्सूल है, सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से पाए गए कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक हैं। 20वीं सदी के प्रतिजैविकों के कारण औषधोपचारों में क्रांति हुई और क्षय रोगों का भी कुछ अन्य देशों से लगभग निर्मूलन हो गया। इसी एंटीबायोटिक के कारण बहुत से ऐसे रोग हैं। प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ प्रतिजैविक आदिजीवों को नष्ट कर देते हैं। कुछ प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं। इन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहा है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको बुखार हो गया, आपको घाव हो गया, ऐसा कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें एंटीबायोटिक दवा आपको डॉक्टर देता है, एंटीबायोटिक दवा आपको देता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है बच्चों, इसकी खोज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन जितना भी एंटीबायोटिक है बच्चों, आपको अगर कुछ होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। मेडिकल स्टोर से अपने आप दवा खरीद के न खाएं। अगर आपका गला दुखता है, खांसी सर्दी होती है, इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको एंटीबायोटिक दवा खाना ही चाहिए। और हर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने एक टेबलेट खा लिया
आपको फायदा कर देगा, लेकिन जिसका उसका कोर्स है 3 दिन 5 दिन, उतना डोज आपको लेना ही पड़ता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वैज्ञानिक का नाम, जिसने खोज किया। पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविकों का समूह है। स्टेफिलोकोकाई, क्लासिड्रिया, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रजातियों के जीवाणुओं से होने वाले सांसों को काबू में लाने के लिए उनका उपयोग होता है। कान, नाक, गला, त्वचा में जीवाणुओं द्वारा होने वाला संसर्ग तथा न्यूमोनिया, स्कारलेट ज्वर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधियां उपयुक्त होती हैं। आपको कान, नाक, गला, त्वचा की कुछ भी परेशानी है, निमोनिया हो गया, तो हम पेनिसिलिन युक्त दवाइयों का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? करते हैं। तभी जा करके वो हमारा रोग ठीक होने वाला है, अन्यथा रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन का जन्म असहाय रोग है। असाध्य रोगों को काबू में लाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको उपयोग में लाया। हमारी जान बचाने के लिए प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया, जिसका आज हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा जो हमारे लिए फायदेमंद है। हमने कहा बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो हमको क्या करते हैं? हार्मफुल है, माने नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में चर्चा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।